सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे टू एवरीवन। भाई बहुत जोरदार तालियां सबसे पहले इस बात के लिए कि आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा गणतंत्र दिवस। तो मैंने 4 पंक्तियां इस पे लिखी थी कि राष्ट्र का जो तंत्र है उस तंत्र के लिए, राष्ट्र का जो तंत्र है उस तंत्र के लिए, जय हिंद जैसे इस मंत्र के लिए और 1929 के उद्घोष स्वतंत्र के लिए। ये जो एक उद्घोष हुआ था, आज ही का दिन 26 जनवरी क्यों चुना गया? क्योंकि 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था, लाहौर का जो एक मीटिंग कहते थे उस टाइम कांग्रेस की जो रखी जाती थी, तो 1929 में जो वो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि 1930 26 ऑफ जनवरी को हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। टू गिव सिग्निफिकेंस टू दिस डेट, ये डेट हमारा आगे जाके रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होने के लिए डिसाइड हुआ। तो राष्ट्र का जो तंत्र है उस तंत्र के लिए, जय हिंद जैसे इस मंत्र के लिए, 1929 के उद्घोष स्वतंत्र के लिए और शुभकामनाएं गणतंत्र के लिए। बिना 3:30 ऑलरेडी हो गया है, तो बिना अधिक विलंब के हम लोग अपने किसी भी प्रोग्राम की या किसी भी फंक्शन की शुरुआत करते हैं ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कार्तिक से कि वो आए और ईश वंदना में अपने कुछ एक प्रस्तुति दे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्लीज। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं। मैं जब भी शुरुआत करता हूं तो 4 लाइनों के साथ शुरुआत करता हूं अपने कुछ भी। तो आइए आप सभी के लिए लाइनें मेरी तरफ से कि शायरी का माहौल है और सभी लोग अपने अपने अल्फाज हम सभी के सामने बातों में और कुछ कहानियों में और कुछ शायरी में बताएंगे हम लोगों को। तो क्या कहा है कि सजी है खुशनुमा महफिल और सभी दिलदार बैठे हैं, कि सजी है खुशनुमा महफिल और सभी दिलदार बैठे हैं, और जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं। कि सजी है खुशनुमा महफिल और सभी दिलदार बैठे हैं, और जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, और हसीनों की अदाओं पर सभी दिल हार बैठे हैं, कि हसीनों की अदाओं पर सभी दिल हार बैठे हैं, और हजारों मर मिटे और सैकड़ों तैयार बैठे हैं। तो सभी लोग अपने लिए तालियां बजाएं। तो जैसा हमारे बड़े भाई ने कहा, एक सरस्वती वंदना छोटी सी, गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा। ऐसा वरदान दे मुझको माशर दे, मैं सदा तेरी महिमा मगाता रहूं। ऐसा वरदान दे मुझको माशर दे, मैं सदा तेरी महिमा मगाता रहूं। स्वर का सागर है तू, मैं भिखारी हूं मां, तेरे चरणों में दामन फैलाता रहूं। ऐसा वरदान दे। और क्या कहा है कि छेड़ती जब तू वीणा की तान मां, और पतझड़ में भी आए बहार मां, हो मेरी कर दे के स्वर मैं खड़ा तेरे दर। ज्ञान सुरताल का मुझको हासिल हो मां, ऐसी करुणा निधि तू दिखाती रहे। ऐसा वरदान दे मुझको माशर दे, मैं सदा तेरी महिमा मगाता रहूं। स्वर का सागर है तू, मैं भिखारी हुआ, तेरे चरणों में दामन फैलाता रहूं। ऐसा वरदान दे। एक बार तालियां हो जाए उस मां सरस्वती के लिए। अब मैं दोबारा से आमंत्रित करूंगा हमारे बड़े भाई शिवम। बहुत सुंदर प्रस्तुति। भाई मैं
अब आपने ईश वंदना भी कर ली। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स से। तो मैं अपनी 4 पंक्तियों से आज के हमारे सब में एक एक्सपीरियंस व्यक्ति हैं जिनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपनी 4 पंक्तियों से कि शायद उनको भी अपने हमारे जैसे यंग डेज की थोड़ी सी याद है कि मैंने लिखा था कि समंदर के सफर में तुम मेरी पतवार बन जाना, समंदर के सफर में तुम मेरी पतवार बन जाना, अगर जो आ पड़े दुश्मन मेरी तलवार बन जाना, और भले मसरूफ रहना तुम जमाने भर के कामों में, भले मसरूफ रहना तुम जमाने भर के कामों में, बस एक मेरे लिए जाना, मेरा इतवार बन जाना। तो जोरदार तालियों से ही तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री राम कुमार शर्मा जी का। आइए सर। समय बता देंगे? समय ही समय आज के इस कार्यक्रम के सभी आयोजक और उपस्थित जन, हालांकि आपने कार्यक्रम से इवेंट किसी और काम के लिए करा होगा, लेकिन मैं बीच में दखलंदाजी के साथ आपकी उम्र के साथ मेल भी नहीं खा रहा हूँ। लेकिन तजुर्बा जो मैंने हासिल किया वो उम्र आपकी की थी मेरी। यानी मैं पहली बार अगर विदेश गया तो 90 के अंदर गया, तो तब मेरी इतनी रही होगी। उसके बाद तो घर जाता रहा आता रहा। मैंने हमें पहले अपना परिचय दूं थोड़ा सा। मैं राम कुमार शर्मा। मैंने 78 में एक पार्टी है फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसको नेताजी ने 39 बनाया था, उसको मैंने ज्वाइन किया था और उसी की वजह से मुझे 3-4 कंट्रीज में जाने का मौका मिला, उसी में गया था। तो मेरा अपना व्यक्तिगत काम उसमें नहीं था और ना मैं व्यक्तिगत इतनी हैसियत रखता हूँ विदेश यात्रा के लिए जा सकूँ। आप लोग तो सर्विस करने के लिए, कमाने के लिए आप जाइए, बड़ा अच्छा है, आजकल तो माहौल है। तो उसके बाद मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के जो सदस्य थे उन लोगों से मिला, तो मेरी कुछ धारणा में बदलाव आया और उसी का था कि जब मैंने 2002 में निवेदन किया कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए मैं इनको पढ़ा लिखा लूँ, आप मुझे पार्टी से छूट दे दें। तो 2002 में मैंने उस पार्टी को एज ए सेक्रेटरी छोड़ा। सेंट्रल कमेटी का मैं मेंबर था और स्टेट का मैं प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत गुणवान या वो हूँ, लेकिन थोड़ा तजुर्बा मैंने उससे हासिल किया। आज तो मुझे जो विषय दिया गया था, मुझे बताया कि 26 जनवरी के विषय बोलूं। बहुत चंद शब्दों में अपनी बात कहूंगा। वैसे तो गूगल बाबा सबकी जेब में है, लेकिन मैं आपको जो बात कर रहा हूँ गूगल पे नहीं है, आप ढूंढ लें, अगर मिल जाए तो मुझे भी कर दीजिएगा। अभी जैसा भाई साहब ने बताया कि 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन में ये गणतंत्र दिवस का रखा गया, गलत है, माफ कर, मैं इसको नहीं कह रहा। ये एक्चुअल में कांग्रेस का 44वां सम्मेलन था कलकत्ता के अंदर, तो वहां सुभाष चंद्र बोस ने इस प्रस्ताव को रखा था। पंडित नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे 44वें सम्मेलन की, लेकिन तब पंडित नेहरू ने उसको नहीं माना, क्योंकि कांग्रेस का सिस्टम था कि जो पहले सेंट्रल कमेटी पास करती थी, आज भी होता पॉलिटिकल पार्टी में, केवल उसी पर चर्चा होती है। शायद इसलिए उनका प्रस्ताव नहीं माना गया। लेकिन जब 45वां सम्मेलन लाहौर के अंदर हुआ 31 दिसंबर 1929 को, तो उसमें इस प्रस्ताव को रखा गया और वो प्रस्ताव रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो उनकी अध्यक्षता कर रहे थे ना। नेहरू और सुभाष बनती बहुत बनती थी, एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे। यहीं से देखिए कि सुभाष की बात को उन्होंने 1 साल तक मनन किया, उसके बाद वो अध्यक्ष की सीट से रखा। वो चाहते तो किसी कार्यकर्ता से रखवा सकते थे, लेकिन उस पर डिस्कस होता और रद्द भी हो सकता था। लेकिन चूंकि अध्यक्ष का रखा हुआ प्रस्ताव कैंसिल नहीं हो सकता, इसलिए पंडित नेहरू ने खुद उसे रखा और उस प्रस्ताव को पास किया। उसके बाद 31 दिसंबर 1929 की रात को 12:15 बजे रावी के तट पर लोग पहुंचे और वहां रावी का पानी हाथ में लेकर शपथ खाई कि आज से 26 जनवरी, अभी शब्दों पर तारीखों को ध्यान रखिएगा कि आज से 26 जनवरी हमारा
गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस रहेगा, सॉरी गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस का। और तब से 1947 तक हम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आगे 26 जनवरी क्यों रखा, 1 जनवरी क्यों नहीं रखा? 31 दिसंबर को शपथ खाई थी, वही क्यों नहीं रखा? 1 जनवरी रख लेते, वो क्यों नहीं रखा? 26 जनवरी क्यों रखा? और इसको सुभाष बाबू ने क्यों रखा? अगर सुभाष ने रखा तो पंडित नेहरू ने देखता है उसको पास कराया। कुछ बातें हैं जो आपको नेट पर उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले मैं कहूंगा इस प्रस्ताव को सुभाष बाबू ने क्यों रखा। सुभाष बाबू के बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है कि सुभाष चंद्र बोस किसी भी हिंदुस्तानी नेता को अपना आदर्श नहीं मानते थे। हालांकि उनके सबसे बड़े भाई शरदचंद्र बोस उनके ऊपर अपनी जान देते थे, वो चाहते उनको आदर्श बना लेते। देशबंधु चित्तरंजन दास जिन्होंने उसको हिंदुस्तान के अंदर राजनीति सिखाई, माँ वासंती जो अपने पुत्र के समान मानती थी, वो उनको अपना आदर्श मान सकते थे। महात्मा गांधी जिनकी वजह से वो कांग्रेस में आए थे, उनको अपना आदर्श मान सकते थे, उन्होंने नहीं माना। उनके आदर्श कौन थे? हो सकता है विवाद में मेरे कहीं वो सुधार आप करा दे, नेट पर मिल जाए, मुझे तो मिला नहीं। उनका आदर्श था इटली के गैरिबाल्डी और मैज़िनी, दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे और तानाशाही थे। और उसके अलावा तीसरे व्यक्ति थे उनके अतातुर्क कमाल पाशा, जो तुर्की के बाद में राजा हुए और तानाशाही उन्होंने वहां अधिनायकवाद कायम किया। और इन सब से ऊपर वो अगर किसी को अपना आदर्श मानते थे तो वो थे भारत के मैसूर के राजा टीपू सुल्तान। विवाद हो सकता है, टीपू को कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन नेताजी का क्योंकि मानना था इसलिए मैं उन्हें मानता हूं, तो मैं नेताजी की बात को तो ब्रह्म सत्य मानता हूं। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान ने 18 साल की उम्र में अंग्रेजों को शिकस्त दी है। ये कोई आसान काम नहीं है। 18 साल की उम्र में आपको राजा बना दे, आप कुछ काम कर लेंगे, मैं नहीं समझता। तो टीपू सुल्तान को 2 चीजों में एक और हमें बुलाया गया। टीपू सुल्तान की वजह से दूसरी बात मैं याद दिलाऊंगा आपको, वो बहुत बड़ा मिसाइल मैन था। आज हम मिसाइल मैन के नाम पे एक कलाम को जानते हैं, लेकिन टीपू इतना बड़ा सुल्तान था कि उसने अपने महल की सारी तोपों का क्या कहना चाहिए परिवर्तन किया। यानी वो तोपें जो कोयला और लकड़ी बांस वगैरह से बनाई जाती थी, 3 मिनट में एक गोला छोड़ती थी। उसने उनको परिष्कृत किया, मॉडिफाइड किया और उसके बाद वो एक गोला 1 मिनट में छोड़ने लगे। तो इससे बड़ा मिसाइल मैन होगा कोई? उस दौर के अंदर ये सब रहा। तो टीपू सुल्तान को वो अपना आदर्श मानते थे और टीपू सुल्तान ने पहली फतेह बकौल नेताजी, मुझे कहीं नेट में नहीं मिला, किताब में भी कहीं नहीं मैंने पढ़ा, बकौल नेताजी 26 जनवरी का वो दिन था जब उसने टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को शिकस्त दी। और नेताजी टीपू को इतना मानते थे कि जब उन्होंने आजाद हिंद सरकार बनाई थी सिंगापुर के अंदर, तो उसकी जो सील है उसमें उछलता हुआ टाइगर है, लिपिंग टाइगर से कहते हैं, वो टीपू सुल्तान की मोहर है। उसी को उन्होंने अपना झंडे के अंदर लिया था। आप आजाद हिंद सरकार का झंडा देख लें, उसमें लिपिंग टाइगर है, उछलता हुआ चीता, वो चीता उन्होंने टीपू सुल्तान से लिया। तो इतना नेताजी उसको मानते थे। और क्योंकि 26 जनवरी वो था, इसलिए नेताजी ने कहा कि 26 जनवरी हम पहली बार आजाद हुए हैं, इसलिए हमें 26 जनवरी को अपना आजादी दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। अब आपको मैं एक भुक्तभोगी घटना बताऊं। एक व्यक्ति जिनके साथ मैंने बहुत बड़ा उम्र का हिस्सा काटा है, उन्होंने कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी प्रेस में काम किया था। तो कानपुर में 26 जनवरी मनाने की बात आई तो चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी थी। कहां से जाएं, कैसे करें, कहां झंडा फहराएं। लेकिन चूंकि ये बात पास हो गई कांग्रेस से, इसको करना है। इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, कानपुर में भैरव घाट है, शमशान घाट, जैसे हमारे यहाँ सूरजपुर में, वहां के लिए एक शव यात्रा निकाली। एक व्यक्ति को शव बनाकर लेटाया गया, उसके नीचे झंडा रखा गया, साइड में बांस रखा गया, क्योंकि वैसे बांस हाथ में लेके चलते तो पुलिस पकड़ लेती। वो क्रियाक्रम के लिए बांस रखा जाता, उसको लेके चलना मना नहीं कर सकते थे। और भैरव घाट पर गए, शमशान घाट में झंडा फहराया, लेकिन झंडा जरूर फहराया कानपुर के अंदर। ये लगन जो उन लोगों में थी वो आज हमें नहीं है। मैं नहीं समझता, मैं गलत कह रहा हूं। आज 26 जनवरी के बारे में कितने लोग जानते हैं? केवल इतना कि हमने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर लिया, वो हो गया काम? नहीं।
26 जनवरी के पीछे आदर्श क्या था, किन लोगों ने इस काम को किया, किन की इसमें क्या मनोवृत्ति रही, क्यों वो करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब किया। और नेताजी ने हमेशा जो अतातुर्क कमाल पाशा को उन्होंने अपना आदर्श माना, तो मैं चारों में से एक सुल्तान को बता चुका हूं आपको, अतातुर्क और सुनने मैगजीनी और गैरिबाल्डी को तो पढ़ ले, नेट पे है। अतातुर्क कमाल पाशा ने जब आजादी ली, मतलब सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसने वो क्रांति के बाद उसको माना सत्ता क्रांति हुई थी टर्की के अंदर, बोला इतिहास आप पढ़ सकते, नेट पे है। उसमें उन्होंने अपने जो मीटिंग्स वाले, जिनके सचिव, डीएम, कमिश्नर जो भी समथिंग रहे होंगे, जिनके साथ मीटिंग कर सकते थे, उन सब की मीटिंग बुलाई और उनसे पूछा कि टर्की हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, लेकिन वो कितने दिन में लागू हो सकती है, जरा इस पर अपनी चर्चा करें। तो सबने हिसाब जोड़कर बताया, किसी ने कहा 10 साल, किसी ने 8 साल, किसी ने कहा 5 साल। एक व्यक्ति की सुनते उसने कहा कि साहब अगर सब सहमत हो और सब लोग मिलकर प्रयास करें तो हम 1 साल में टर्की को अपनी राष्ट्रभाषा बना सकते हैं। तो अतातुर्क कमाल पाशा मीटिंग के अंदर खड़े हुए और बोले कि वो 1 साल आज रात को 12 बजे समाप्त हो रहा है और नेक्स्ट डे से टर्की की माध्यम राष्ट्रभाषा हो गई, आज तक है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो आदर्श मान से तो गलत क्या था? कोई गलत नहीं था। सुभाष बाबू के बारे में कभी 23 जनवरी पर आप चर्चा, उसमें अच्छा लगेगा मैं बोलूं। आज 26 जनवरी पर आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद, शुक्रिया।